गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो आज के टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा अर्थात जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है उस भूखंड की क्या संरचनाएं हैं, कैसे निर्माण हुआ, साथ में इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अन्य कुछ छोटे पठारों के बारे में चर्चा करेंगे और उन पठारों के अंदर ही स्थित कुछ पर्वत शिखरों के बारे में बात करेंगे, क्या विशेषताएं हैं। तो पहला जो हमारा सवाल बनता है कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण, हमने कल भी इस लेक्चर के बारे में बात की थी, लेकिन जैसा कि हमेशा ही आप लोगों से कहा जाता है तकनीकी खामियां, तो आज दोबारा मेरा ये शब्द यही होगा आप लोगों से के साथ कि कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स की वजह से कल का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो प्रायद्वीपीय पठार, पहले तो जानते हैं इसका एक स्ट्रक्चर कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है और इसे प्रायद्वीपीय कहने की वजह। तो जब बात करें हम भारत का प्रायद्वीपीय भाग अर्थात भारत का जो दक्षिणी भाग है ये पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में अगर चलते हैं तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन ओशियन। अब किसी भी भूखंड का वो हिस्सा जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अब भारत के इस प्रायद्वीपीय भाग की जो संरचना है वो पठारी है। पठारी अर्थात आसपास के धरातल से ऊंचा तो उठा हुआ है, या ये कहे कि दो पर्वतमालाओं के मध्य कोई ऊंचा प्लेन भाग जिसे पठार की संज्ञा दी जाती है। कुछ इस प्रायद्वीपीय पठार के साथ भी ऐसा ही है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में तो है पश्चिमी घाट और पूर्व में है यहाँ पूर्वी घाट, और कहीं एक स्थान जहाँ ये दोनों मिलते हैं और उसके बाद एक संरचना जो कन्याकुमारी तक चली जाती है। साथ में अगर उत्तर में बात करें तो इस उत्तर में एक गुजरात से लेके एक पर्वतमाला जाती है जिसे हम कहते हैं अरावली, अरावली पर्वतमाला। इस अरावली के अतिरिक्त और ऊपर पहुंचते हैं तो इस अरावली का दिल्ली में अंत होता है रायसीना हिल्स के नाम से, और जहाँ किसी पर्वतीय भाग का अंत होता है उस स्थान को रिज कहा जाता है, अर्थात पर्वतीय भाग का प्लेन भाग में मिल जाना कहलाता है रिज। तो अरावली के ऊपर ही हम नाम देते हैं दिल्ली रिज। अब इस दिल्ली रिज के अतिरिक्त और जब हम चलते हैं मध्य में तो एक और पर्वतमाला होती है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला मध्य। सवाल बनता है कि अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर पश्चिम में अरावली, उत्तर में दिल्ली, मध्य में विंध्याचल पर्वतमाला। अगर पूर्व में आते हैं तो पूर्व में एक पहाड़ी जिसका नाम है राजमहल पहाड़ी जो झारखंड में स्थित है। अब राजमहल पहाड़ी के और आगे जब हम चलते हैं पूर्व में तो उत्तर पूर्व भारत का एक वो हिस्सा जहाँ पर मेघालय में तीन पहाड़ियाँ स्थित है। एक पहाड़ी का नाम है गारो, एक और पहाड़ी है जिसका नाम है खासी, और एक और पहाड़ी है जिसका नाम है जयंती। गारो, खासी, जयंती। तो सवाल यहाँ जो महत्वपूर्ण बनता है कि पहला सवाल कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है। उत्तर पश्चिम में अरावली, उत्तर में दिल्ली, मध्य में विंध्याचल पर्वतमाला और पूर्व में, मुख्य भूमि में पूर्व की बात होगी तो आपको राजमहल कहना है, और पूर्वोत्तर भारत की बात होगी तो गारो, खासी, जयंती पहाड़ी तक इस पठारी या प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पाया जाता है। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार की अगर अपन निर्माण की बात करें तो आप लोगों को एक, हमने जब भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत हमने एक समय सारणी का अध्ययन किया था।
समय सारणी के बारे में बात की थी, तो आप लोग एक इसका जवाब दीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार या कहे दक्कन ट्रैप, अभी दक्कन ट्रैप बताएंगे क्यों कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन ट्रैप का निर्माण कौन से युग में हुआ था। तो एक तो ये आंसर दीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कौन से युग में हुआ। बिल्कुल अंकिता यादव, वेरी गुड, आपने बताया क्रिटेशियस, बहुत अच्छा आंसर है क्रिटेशियस। चलिए और आगे बात करते हैं। देखिए इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से युग में हुआ, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ। अब कैसे हुआ इनकी अपन करेंगे बात, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये और बता देता हूँ कि प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। दक्कन, दक्कन का अर्थ था दक्षिण और ट्रैप का अर्थ होता है सीढ़ी। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये इस प्रकार से सीढ़ी के रूप में मौजूद है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है दक्कन ट्रैप। दक्कन अर्थात दक्षिण और ट्रैप अर्थात सीढ़ी। दक्षिणी भारत में सीढ़ीनुमा आकृतियाँ या मेजनुमा आकृति को किस भौतिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन ट्रैप। अब यहाँ जो सवाल बनता है कि इसके निर्माण को लेकर, तो एक तो हमने विस्तार की बात की कि अरावली, उत्तर में दिल्ली रिज, मध्य विंध्याचल पर्वतमाला, भारत की मुख्य भूमि में पूर्व में राजमहल पहाड़ी, और राजमहल पहाड़ी की हम अगर बात करें तो ये स्थित है झारखंड में, और पूर्वोत्तर भारत में आते हैं तो गारो, खासी, जयंती। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। अभी हमने जाना विस्तार के बारे में कि निर्माण कैसे हुआ, साथ में इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत शिखर हैं। तो पहला तो हमारा सवाल बनता है प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण को लेकर कि निर्माण कैसे हुआ। तो बात हो रही क्रिटेशियस युग की, और इस समय एक प्लेट जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और एक हमारी जो प्लेट का नाम है वो है इंडियन प्लेट। अब ये जो दोनों प्लेट हैं जब ये आपस में टकराई, तो जैसे ही यूरेशियन प्लेट ने इंडियन प्लेट को टक्कर मारी, तो जिस स्थान पर दबाव लगा वहाँ उत्पन्न होगा एक फोल्ड, अर्थात एक गैप आ गई, एक दरार बन गई। जैसे ही दरार आई तो ये वाला जो इंडियन प्लेट का हम कहें पश्चिमी भाग, ये टूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही ये टूटकर नीचे गिरा तो कुछ इस तरह मान सकते हैं कि अब तक जो ये यहाँ पर इस तरह से था, अब वो हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और ऐसे जमा हो गया। जैसे इससे नीचे बना गिरा, निर्माण हो गया पश्चिमी तट का। और आज भी हम देखते हैं कि जो पश्चिमी तट है वो ज़्यादा चौड़ा है। तो पहला सवाल, पश्चिमी तट का निर्माण हुआ इंडियन प्लेट के पश्चिमी भाग का टूटकर नीचे गिरने से, और टूटने की वजह यूरेशियन प्लेट के द्वारा जब दोनों आपस में टकराई, इंडियन और यूरेशियन, तो बनने एक फोल्ड के कारण इस इंडियन प्लेट का पश्चिमी भाग टूटकर नीचे गिर गया और पश्चिमी तट का हुआ निर्माण। हम इन पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत के तटवर्ती प्रदेश और साथ में कुछ द्वीप। अभी हमारे जो यहाँ टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। अब जैसे ही ये इंडियन प्लेट का पूर्वी भाग, इस पर दबाव पड़ा, तो जिस स्थान पर दबाव पड़ा तो इस प्लेट का पूर्वी भाग नीचे की ओर झुक गया। अब यहाँ एक इस तरह से एक ढालनुमा आकृति बन गई, और ये हमारा जो हुआ ये बन गया पश्चिमी घाट, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये हमारा
बना पूर्वी घाट। तो अब जैसा कि हम इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है या पूर्वी घाट की, तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, साथ में इसकी लंबाई भी हम देख रहे हैं या हाइट देख रहे हैं ऊंचा है, और साथ में विस्तार भी इसका पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा है। तो पहला सवाल इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में कि पश्चिमी घाट के निर्माण होने की वजह इन दोनों प्लेटों के टकराने से पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पश्चिमी जो घाट है, जो एक पर्वत है, इसका एक हिस्सा खड़े ढाल वाला है, जबकि पूर्वी घाट के दोनों जो सिरे हैं वो एक स्लोप के रूप में हैं, जबकि पश्चिमी घाट का केवल एक ही हिस्सा मंद ढाले स्लोप के रूप में मौजूद है, जबकि दूसरा हिस्सा इसका खड़े ढाल के रूप में मौजूद है। अब कोई भी पर्वत अगर उसका एक सिरा खड़े ढाल वाला होता है तो उसे कगार कहा जाता है। तो सवाल बना कि पश्चिमी घाट एक पर्वतीय श्रृंखला का उदाहरण है, तो ये गलत होगा आंसर। पश्चिमी घाट एक पर्वतीय कगार है, ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी जो घाट है, ये पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला का उदाहरण ना होकर ये एक पर्वतीय कगार है, अर्थात इसका एक हिस्सा खड़े ढाल के रूप में मौजूद है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है कि पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, इनमें से कगार का उदाहरण कौन है, पर्वतीय कगार का। तो आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट। ये तो हमने बात की कि इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत घाट का निर्माण कैसे हुआ। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर कि जब हम पठार की बात करें तो इस दुनिया में जहाँ भी पठार हैं तो समझ जाइए कि पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत निकलने वाले लावा से होता है। तो ध्यान देने योग्य बातें कि भारत में जब ज्वालामुखी की बात करें तो भारत में ज्वालामुखी केवल अंडमान और निकोबार में ही है, एक बैरन और एक नारकोडम। अभी हम जब द्वीप बात करेंगे अंडमान निकोबार की तो वहाँ उनकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी सवाल ये है कि जब भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में कोई ज्वालामुखी पर्वत नहीं है तो यहाँ लावा कैसे आया, अर्थात इस क्षेत्र में। आज हम बात करें कि भारत में ज्वालामुखी कहाँ हैं, तो अंडमान निकोबार के द्वीप में, एक उत्तरी अंडमान में, एक मध्य अंडमान में। तो इस प्रायद्वीपीय पठार में जो लावा जमा, वो लावा कहाँ से आया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक सिद्धांत की ओर जाना पड़ेगा जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अभी हम जब बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक यूनिट पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उसकी उत्पत्ति संबंधित सभी सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस प्रायद्वीपीय पठार को समझने के लिए हम इस सिद्धांत की संक्षेप में चर्चा करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अर्थात कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय हम जो हमारी पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जो भी है, ये सारे नाम नहीं थे। और सभी महाद्वीपों को एक सम्मिलित रूप में, या ये कहें पृथ्वी के समस्त स्थलखंड जब आपस में जुड़े हुए थे तो उसे नाम दिया गया पेंजिया। अब ये पृथ्वी के सभी महाद्वीपों का एक सम्मिलित रूप था पेंजिया। इसी पेंजिया के चारों ओर विद्यमान जल राशि, अर्थात विश्व में जो आज हम महासागर देखते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, कोई महासागर नहीं था, केवल एक ही महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। सवाल बनता है, और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, कि पृथ्वी के समस्त स्थलखंडों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता था, पेंजिया।
और पेंजिया के चारों ओर विद्यमान जलराशि का नाम पेंथालासा। लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है कि पेंजिया के चारों ओर विद्यमान जलराशि को किस नाम से जाना जाता था? पेंथालासा। टाइम आया एक, नाम था कार्बोनिफेरस युग। अब जब ये कार्बोनिफेरस युग आया तो कार्बोनिफेरस युग में इस पैंजिया का विखंडन हो गया, अर्थात पैंजिया दो भागों में टूट चुका था। पैंजिया का एक भाग उत्तर की ओर खिसका और एक भाग दक्षिण की ओर चला गया। जैसे हम मानते हैं कि ये था पेंजिया, अब इस पेंजिया का वो भाग जो उत्तर की ओर गया उसे तो हमने नाम दे दिया अंगारा लैंड, और जो भाग पेंजिया का दक्षिण की ओर गया उसका नाम था गोंडवाना लैंड। अब पेंजिया के चारों ओर विद्यमान जलराशि को हमने नाम दिया पेंथालासा। जैसे ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए, बीच में एक जलीय भाग आ गया और हमने इसे नाम दिया टेथिस सागर, जिसका अवशेष आज हम हिमालय को भी मानते हैं। और चाहे भारत में चिल्का झील हो या सांभर झील हो, टेथिस सागर का ही उदाहरण है। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पेंजिया के विभक्त होने से दोनों बने। अंगारा लैंड से फिर पार्ट अलग हुए, 3 महाद्वीप बने। एक का नाम था उत्तरी अमेरिका, या इसे हम यहाँ देखते हैं कि अंगारा लैंड से अलग हुआ उत्तरी अमेरिका। दूसरा अंगारा लैंड से जो महाद्वीप बना उसका नाम था यूरोप, और एक और अंगारा लैंड का जो भाग था या जिससे बना उससे बना एशिया। लेकिन भारत इसमें नहीं था, या कहे कि प्रायद्वीपीय भारत इसमें शामिल नहीं था, या अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है। गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ तो गोंडवाना लैंड से उत्तरी अमेरिका के नीचे स्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बना। इसी दक्षिण अमेरिका के साइड में मौजूद है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के साइड में आता है हमारा भारत, या ये कहे प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के आगे हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल जो बनता है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप या एशिया किसका भाग है? अंगारा लैंड का। साथ में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, या ये कहें एक और क्वेश्चन यहाँ जो बनता है, अफ्रीका का एक द्वीप जिसका नाम है मेडागास्कर। अफ्रीका का द्वीप जिसका नाम है मेडागास्कर, पूछा जाए किसका है तो अफ्रीका का द्वीप है, तो सीधी सी बात है गोंडवाना लैंड में ही बना। तो ये मेडागास्कर द्वीप है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो बताइए दुनिया का सबसे बड़े द्वीप का नाम, कमेंट करके आंसर दीजिए, विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम। यतेंद्र जी, मैं विश्व के सबसे बड़े द्वीप के बारे में कह रहा हूं, ना कि महाद्वीप के बारे में। इतना समय लग रहा है आप लोगों को विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम बताने में? बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, फटाफट ढूंढिए गूगल पे। बिल्कुल, जितेंद्र सिंह जी ने अब आंसर दिया है ग्रीनलैंड। ललिता यादव, ग्रीनलैंड। अब ठीक है आप लोगों का आंसर। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस को का आंसर देने में आप समय लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप लोगों का बेसिक कितना कमज़ोर है। तो अभी हम जब महाद्वीप पढ़ेंगे तब बात करेंगे, या कुछ ऐसे एक हमारा सेशन ऐसा होगा जिसके अंतर्गत हम बड़े छोटे पर भी चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीप पठार, उसके बारे में बात करते हैं। अब कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का विखंडन हुआ, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड। सवाल बनता है कि पैंजिया के चारों ओर विद्यमान जलराशि पेंथालासा। पैंजिया 2 भागों में टूटा, कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। पैंजिया से बने 3 महाद्वीप, साथ में
जो गोंडवाना लैंड है उससे बने ये वाले महाद्वीप या ये क्षेत्र। अब बीच में स्थित है टैथिस सागर। अब ये जो अफ्रीका और साथ में प्रायद्वीपीय भारत, अब इनके अंदर भी विस्थापन हुआ या कहीं ये इनका भी विखंडन हुआ। और जैसे ही अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत अलग हुए, जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अफ्रीका और साथ में हमारा पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत, तो जैसे ही ये दोनों अलग हुए तो धरातल के अंदर एक गैप आया या जिसे हम कहें फोल्ड, और फोल्ड होते ही धरातल के नीचे से लावा बाहर निकल कर आया। और जैसे ही वो लावा धरातल के नीचे से आया और उस प्रायद्वीपीय भारत में फैल गया और जमकर ठंडा हो गया और निर्माण हुआ पठार का। तो सवाल बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी नहीं होने के बाद भी इस प्रायद्वीपीय पठार में लावा कहाँ से आया? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के अलग होने से निकलने वाले लावा के ठंडा होकर जमने से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। तो एक बात याद रखिए, जब भी पठार की बात हो तो पठारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो होता है लावा मिट्टी, अर्थात इसे हम काली मिट्टी भी कह सकते हैं, अधिकता पाई जाती है। अब हमने यहाँ बात की इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कैसे बने, और साथ में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार। अब हमारा जो नेक्स्ट हम जिस पर बात करेंगे वो है प्रायद्वीपीय पठार की संरचना, कि इस प्रायद्वीपीय पठार की संरचना किस तरह की है। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक संरचना। अब प्रायद्वीपीय पठार देखिए, बहुत कम लोग इस क्लास को लाइव देखते हैं। आप लोगों को यहाँ जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही ज़्यादा कंटेंट दिया जाएगा। संख्या काफ़ी कम है और तब बात हो रही है जब शायद आप लोग ग्रीनलैंड जैसे द्वीप का आंसर भी देने में समय लगा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि क्लास में आप लोगों के साथ यहाँ केवल फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है, आप लोगों के साथ वास्तविक रूप में मेहनत भी कराई जा रही है और साथ में इस क्लास में आपको गहनता के साथ भी विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है। क्योंकि इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि नरेंद्र तिवारी IAS अकेडमी का जो YouTube चैनल है, यहाँ से हर विद्यार्थियों को ऐसी विषय वस्तु मिलेगी जो शायद आपको कक्षा कार्यक्रम में या किसी और संस्थान के YouTube चैनल पर बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को कहिए कि चैनल के साथ जुड़े, और सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों के अंदर आपको पढ़ाने के लिए एनर्जी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा और कंटेंट, अभी आपको जितना पढ़ा दिया गया है और भी ज़्यादा इससे ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को देंगे। तो लाइव ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। निश्चित रूप से ऑफलाइन की अपेक्षा आपको यहाँ काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि आंतरिक संरचना प्रायद्वीपीय भारत की। बड़ा ही एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर है इस प्रायद्वीपीय भारत का, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा ही ये सिंपल लगने लगेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की। अब इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम बात करते हैं, एक तो पश्चिमी घाट जिसकी अभी हम बात की, और पश्चिमी घाट नहीं कहेंगे, पश्चिमी कगार कहेंगे। दूसरा, इसी प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पूर्वी घाट, इसे हमने नाम दिया है पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलकर और साथ में कुछ और पर्वतमालाएं मिलकर इसका निर्माण करती हैं। पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से और कहाँ तक है।
तो यहाँ एक नदी जिसका नाम है ताप्ती, महाराष्ट्र व गुजरात की सीमा पर स्थित ताप्ती नदी से और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ये है कन्याकुमारी तक। ये तो थी बात पश्चिमी घाट के विस्तार की। अगर बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा में एक नदी जिसका नाम है महानदी, और महानदी से लेके और पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो है नीलगिरी तक। तो सवाल क्या बनता है कि पश्चिमी घाट का विस्तार, ये है हमारा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती से लेकर और कन्याकुमारी तक है। जबकि पूर्वी घाट की बात की जाए तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेके और नीलगिरी श्रृंखला तक या नीलगिरी घाट तक है। अब पश्चिमी घाट की अगर बात की जाए कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है, और पूर्वी घाट का नाम और साथ में क्या विस्तार, और इनके अंदर स्थित कौन कौन से पर्वत हैं, साथ में कुछ पठार की भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो सवाल बनता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। तो देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बड़े स्तर पर करेंगे, क्योंकि यहाँ इतने सारे पर्वत होंगे कि अगर हम इसी साइज में इसी स्केल के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे तो शायद आप लोगों को शब्द देखने में समस्या होगी। और अब जो भी बात करेंगे प्रायद्वीप या पठार की, वो केवल भारत के अंदर ही होगा। तो सबसे पहले जैसे आप ये मानिए कि ये मैंने बना दिया है पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट कहिए इसे, या इसे आप कहिए सहयाद्री, पश्चिमी घाट और सहयाद्री। दूसरा हम घाट की बात करेंगे पूर्वी घाट या पूर्वाद्री, पूर्वी घाट या पूर्वाद्री, और ये हमारा है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की अगर बात करें कहाँ से पश्चिमी घाट शुरू होता है, तो नदी है ताप्ती, और पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं इस भारत के अंदर स्थित पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। कहीं आप सोचे कि हम भारत से बाहर निकलकर हिंद महासागर में चल रहे हैं। ये जो भी बातें हो रही हैं भारत के अंदर की ही हो रही हैं, अर्थात इस नीलगिरी से लेके और कन्याकुमारी तक। अब हमारा जो सवाल है कि पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ये पश्चिम ताप्ती नदी से लेके और कन्याकुमारी तक है। अगर पूर्वी घाट की बात की जाए तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो है केवल कहाँ तक, नीलगिरी तक। अब पहला जो यहाँ सवाल बना कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पर, नीलगिरी घाट, जिसे हम माउंटेन नोट के नाम से जानते हैं, या इसे हम पर्वतीय ग्रंथि भी कहते हैं, माउंटेन नोट। अब पहला सवाल बना कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, और पूर्वी घाट का विस्तार एक नदी जिसका नाम है महानदी, महानदी से लेके और नीलगिरी तक। पश्चिमी घाट की अगर बात करें लंबाई, या कितने किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है, तो लगभग पश्चिमी घाट का विस्तार है 1600 किलोमीटर की लंबाई में, और पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट का विस्तार है 1300 किलोमीटर की लंबाई में। तो क्लियर दिख रहा है कि पश्चिमी घाट अधिक लंबा है या पूर्वी घाट, तो आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट। अब हमारा जो यहाँ सवाल है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जहाँ मिलते हैं नीलगिरी श्रृंखला पर, नीलगिरी अर्थात होने को तो ये केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य स्थित है। जैसा आपको पता होगा कि नीलगिरी हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है।
तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार 3 राज्यों में स्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन जब बात की जाए नीलगिरी की तो इसका अधिकांश विस्तार तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है और इसी नीलगिरी श्रृंखला पर एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है दोदा बेटा। अब यहाँ जो सवाल बना है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर का नाम दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2636 मीटर। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना कि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर का नाम दोदा बेटा और जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर। नीलगिरी की बात करें, दोदा बेटा की बात करें तो राज्य होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसी नीलगिरी पर एक पर्यटन स्थल है दक्षिण भारत का, जिसे हम पर्यटन स्थल को उटी या उटकमंड के नाम से जानते हैं। सवाल, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उटी या उटकमंड की श्रृंखला पर स्थित है नीलगिरी पर, और नीलगिरी का ही सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा। नीलगिरी पर नीले फूल खिले होते हैं, इसलिए नीलगिरी को नीला पर्वत भी कहते हैं। अब इसी नीलगिरी के आगे और चलते हैं नीचे। जब नीलगिरी के दक्षिण में हम चलें तो एक स्थान है नीलगिरी के दक्षिण में। स्थान का नाम है कोट्टामलाई। कोट्टामलाई। अब ये जो कोट्टामलाई नाम का स्थान है ये तमिलनाडु के अंतर्गत है और हमने नाम दे दिया स्थान, यानी कोट्टामलाई के स्थान है। और नीलगिरी से लेके और कोट्टामलाई तक एक फिर पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अन्नामलाई। सवाल बनता है अन्नामलाई, या यह बनता है कि नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अन्नामलाई। इस अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है अन्नामुडी। अन्नामुडी की जो हाइट है वो है 2695 मीटर। अब ये जो अन्नामुडी है ये दक्षिण भारत कहें हम या प्रायद्वीपीय भारत, तो दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी। अन्नामुडी अगर पूछा जाए किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है तो आपका आंसर होगा अन्नामलाई में। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। अब इसी अन्नामलाई, अभी तो हमने जैसे बात की, याद रखिएगा अन्नामलाई का विस्तार नीलगिरी से और कोट्टामलाई तक है और अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर है अन्नामुडी। अब इसी अन्नामलाई के उत्तर पूर्व में एक श्रृंखला है। अन्नामलाई के उत्तर पूर्व में एक छोटी पर्वतीय श्रृंखला है जिसे हमने नाम दिया है पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी। अब इसी पालनी की पहाड़ी पर एक और पर्वत शिखर है जिसका नाम है वेम्बदिशदा। वेम्बदिशदा। सवाल बना है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अन्नामुडी। बात करें सबसे ऊंचे यानी पहले नंबर पर कौन है? अन्नामुडी। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा। और अगर बात की जाए दक्षिण भारत के तीसरे सर्वोच्च पर्वत शिखर की, नाम होगा वेम्बदिशदा। अगर वेम्बदिशदा की बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है 2506 मीटर है। सवाल बनता है कि वेम्बदिशदा जो प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर है किस श्रृंखला पर स्थित है? पालनी की पहाड़ी पर। पालनी की पहाड़ी कौन सी पर्वतीय श्रृंखला का एक भाग है? अन्नामलाई का। या ये कहें कि पालनी की पहाड़ी अन्नामलाई के कौन से भाग में मौजूद है? उत्तर पूर्व भाग में मौजूद है। इसी नीलगिरी पर एक पर्वत शिखर और है और उसे जाना जाता है मकुर्ती के नाम से। मकुर्ती की हाइट है
2205 मीटर। तो एक और सवाल बनता है कि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा और नीलगिरी का दूसरा सर्वोच्च शिखर मकुड़ती। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी। अन्नामुडी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अन्नामलाई पर। अन्नामलाई के उत्तर पूर्व में कौन सी श्रृंखला है? पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी पर प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर है, जिसे वेम्बदिशदा के नाम से जाना जाता है। और ये सारी जो बातें हो रही हैं, चाहे वो दोदा बेटा की हो, मकुड़ती की हो, अन्नामुडी हो या वेम्बदिशदा, सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। अब इस वेम्बदिशदा या ये कहें कि पालनी की पहाड़ी जिस अन्नामलाई में स्थित है, ये अन्नामलाई खत्म होती है कोट्टामलाई नामक स्थान पर। इसी अन्नामलाई श्रृंखला के दक्षिण में फिर एक पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होती है, जिन्हें हम कहते हैं इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी। अब ये जो इलायची की पहाड़ी हैं, अब इलायची को अंग्रेजी भाषा में कार्डेमम के नाम से भी जाना जाता है। तो इलायची की पहाड़ी को ही कार्डेमम हिल कहते हैं। अगर सवाल बनता है कार्डेमम पहाड़ियाँ, ये कहें कि अन्नामलाई के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? इलायची की पहाड़ी। अब ये जो इलायची की पहाड़ी है, इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम हिल, और इसका जो विस्तार है केरल में, सर्वाधिक केरल में है, तो आपको केरल करना है। इसी इलायची की पहाड़ी से एक श्रृंखला जो दक्षिण में केरल में ही जाती है, और कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम में। तो इलायची की पहाड़ी से ही एक पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं अगस्त्यमलाई की पहाड़ी। सवाल बनता है अगस्त्यमलाई की पहाड़ी। सवाल क्या बना? इलायची की पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम अगस्त्यमलाई की पहाड़ी। और अगस्त्यमलाई की पहाड़ी की भी अगर बात हो तो हमारा आंसर होगा केरल। अब देखिए, जो ये अगस्त्यमलाई की पहाड़ी हो या वेम्बदिशदा की बात हो, लास्ट ईयर यूपीएससी प्री एग्जाम में ये क्वेश्चंस दोनों ही पूछे जा चुके हैं कि अगस्त्यमलाई की पहाड़ी किस राज्य में है? केरल। या प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर वेम्बदिशदा किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी की पहाड़ी पर। दोनों ही आप देखते हैं कि हम जिस विषय वस्तु को लेकर चल रहे हैं, वो आपके छोटे से एग्जाम से लेकर और यूपीएससी तक की विषय वस्तु को कवर करेगी। तो अब हम और नीचे चलते हैं। इलायची की पहाड़ी और दक्षिण में गई, और जब ये दक्षिण में पहुंच गई इलायची की पहाड़ी, तो इलायची की पहाड़ी को दक्षिणी भाग में नागरकोइल के नाम से जाना जाता है। सवाल बन गया नागरकोइल पहाड़ी, या ये सवाल कि इलायची की पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है नागरकोइल की पहाड़ी। अब नागरकोइल की पहाड़ी को ही ये हमारा भारत का दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है कन्याकुमारी, भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम कन्याकुमारी। मुस्कान शर्मा आप कह रहे हैं स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ ड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा डायग्राम अधूरा है, इसको पूरा बन जाने दीजिएगा। फिर मैं पहले आपको एक और दोबारा बताऊंगा आपको इसके बारे में, फिर आप लोग आराम से जो करना चाहे कर सकते हैं। तो हमारा जो सवाल है कि इस इलायची की पहाड़ी का दक्षिणी भाग नागरकोइल कहलाता है, और नागरकोइल का भी दक्षिणी भाग कन्याकुमारी में, इसे हम कहते हैं घड़ियाल शैल। घड़ियाल शैल, या ये कहे कि भारत के दक्षिणी भाग में नागरकोइल का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? घड़ियाल शैल। अब इसी घड़ियाल शैल में स्थित है भारत का दक्षिणी पर्वत, और भारत का जो दक्षिणी पर्वत जो कन्याकुमारी में है, उस पर्वत का नाम है
महेंद्र पर्वत दिखाई दे रहा है आप लोगों को? महेंद्र पर्वत। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत के दक्षिणी पर्वत का नाम महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत स्थित है घड़ियाल शैल में। घड़ियाल शैल किस श्रृंखला का दक्षिणी भाग है? नागरकोइल का। नागरकोइल का उत्तरी भाग कहलाता है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी के उत्तर में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी का ही उत्तर पूर्व कहलाता है पालने की पहाड़ी। और पालने की पहाड़ी के में ही स्थित है प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर जिसे कहते हैं वेम्बदीहिदा। ये तो हमने बात की इस प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिणी संरचना। अभी हमने केवल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों की बात की है। अभी हम इस पश्चिमी घाट की बात और करेंगे नीलगिरी से ऊपर। तो इस पश्चिमी घाट के अंतर्गत ताप्ती नदी अर्थात एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। अब गुजरात से नीचे चलते हैं तो एक यहाँ राज्य होता है जिसे नाम दिया हमने महाराष्ट्र। अब इस महाराष्ट्र में एक पर्वत है और पर्वत का नाम है कालसूबाई। कालसूबाई। कालसूबाई की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1646 मीटर ऊंचा है, या ये कहें हम महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर का नाम कालसूबाई। अभी लास्ट टाइम आरएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कालसूबाई को लेकर कि पश्चिमी घाट में स्थित है या पूर्वी घाट में। तो आप देख सकते हैं कि हमने कालसूबाई की जो चर्चा की है वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत की है। तो आप देखते हैं अगर आप ध्यान से यहाँ सुनेंगे इस लेक्चर को तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने लगभग सभी एग्जाम के क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। इसी कालसूबाई के दक्षिण में एक और पहाड़ी है। अब उस पहाड़ी का नाम है सालेहर। कालसूबाई और पहाड़ी का नाम है सालेहर। सालेहर की ऊंचाई की बात करें तो 1567 मीटर। एक और पर्वत की बात करते हैं जो महाराष्ट्र में स्थित है और उस पर्वत का नाम है महाबलेश्वर। पर्वत का नाम है महाबलेश्वर। अब ये तीनों जो पर्वत हैं, कालसूबाई हुआ, सालेहर हुआ या महाबलेश्वर हुआ, महाबलेश्वर की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 1432 मीटर। तो सवाल जो यहाँ महत्वपूर्ण बना है कि देखिए इतना एग्ज़ाम में तो नहीं आता है और शायद सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम इतनी विषय वस्तु की डिमांड नहीं करता है, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को संपूर्ण दिया जाए। तो महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर है कालसूबाई पहले नंबर का, दूसरे नंबर का सर्वोच्च शिखर है सालेहर और तीसरे नंबर के सर्वोच्च शिखर का नाम है महाबलेश्वर। और आगे आते हैं हम महाराष्ट्र और ये यहाँ पर है कर्नाटक। अब महाराष्ट्र, कर्नाटक और बीच में एक राज्य हमारा हुआ गोवा। अब सवाल जो बनता है, अब कर्नाटक में कुछ पर्वत शिखर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया नीलगिरी, नीलगिरी श्रृंखला का विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों के अंतर्गत है। जैसे अरावली पर्वतमाला गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी। तो ठीक इसी तरह से ये जो नीलगिरी पर्वतमाला है ये भी 3 राज्यों में है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो इसीलिए अगर कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर पूछा जाए, क्योंकि अब नीलगिरी कर्नाटक का भी एक हिस्सा है, तो इसलिए कर्नाटक में सर्वोच्च शिखर की अगर बात की जाए तो हमारा यही होगा दोदा बेटा। तो कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा। दोदा बेटा की हाइट 2636 मीटर। एक और पर्वत पर आते हैं यहाँ पर, और पर्वत का नाम है दोदा बेटा के बाद कुद्रेमुख। अब कुद्रेमुख की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये है 1892 मीटर, कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च पर्वत।
एक और पर्वत की अगर बात की जाए कि कर्नाटक में तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो तीसरे सर्वोच्च शिखर का नाम है पुष्पगिरी। और पुष्पगिरी की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1714 मीटर। ये तो हमारा हुआ पश्चिमी घाट कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट की बात करें तो जब पूर्वी घाट की बात करें हम, तो यहाँ पर महानदी की जब भी बात हो रही है तो महानदी अर्थात एक राज्य हमारे माइंड में आता है। तो बताइए महानदी कौन से राज्य में बहती है? महानदी बताइए कौन से राज्य की नदी है? बिल्कुल गौरव कुमार, उड़ीसा। बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, उड़ीसा में है। हाँ देखिए हम बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की। एक आंसर है, संतोष गुजर पूछ रहे हैं लोकेशन बताओ सर। लोकेशन संतोष जी लोकेशन ही है कि दोदा बेटा कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, साथ में पुष्पगिरी कर्नाटक, है ना। तो ये इनकी लोकेशन है। हाँ अगर बात करें दोदा बेटा की तो इनमें सबसे उत्तरी जो पर्वत है वो कुद्रेमुख है, सेकेंड नंबर पे पुष्पगिरी होगा हमारा, और सबसे लास्ट में हमारा होगा दोदा बेटा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्वी घाट की, जिसे हम कहते हैं पूर्वाद्री। तो पूर्वी घाट या पूर्वाद्री की बात हम करें तो सबसे पहले राज्य आता है हमारा एक उड़ीसा। उड़ीसा राज्य होता है। अब उड़ीसा में एक फिर पर्वत है और उस पर्वत का नाम है महेंद्रगिरी। पर्वत का नाम है महेंद्रगिरी। अब महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है 1501 मीटर है। सवाल बना महेंद्रगिरी तो उड़ीसा में है, लेकिन महेंद्र पर्वत की बात होगी तो तमिलनाडु में यानी कन्याकुमारी में। उड़ीसा में और एक और पहाड़ियाँ हैं जिनको हम कहते हैं गढ़ जात की पहाड़ी। गढ़ जात की पहाड़ी। अब ये जो गढ़ जात की पहाड़ियाँ हैं ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है कि गढ़ जात की पहाड़ी तो स्थित है उड़ीसा में। शबनम राजपूत सर पहले तो 1890 मीटर। तो देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ डेटाज पर, तो डेटाज में जो भी आप इन डेटाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। 1890 मीटर 92 मीटर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि डेटाज को लेकर हर गाइड में कुछ अलग विभिन्नताएं मिलती हैं। तो 90 मीटर हो 92 मीटर हो, जैसे अरावली कहीं 1722 भी गुरु शिखर की ऊंचाई होती है, कहीं 1727 भी। माउंट एवरेस्ट की बात करें 8848 मीटर भी है, या कहीं 8850 मीटर भी है। तो वहाँ जैसे 2 मीटर का एक वेरिएशन आ रहा है, अराव गुरु शिखर में 5 मीटर का वेरिएशन आ रहा है। तो इन डेटाज को प्रेजेंट टाइम में जो कोई भी अगर बोर्ड होता है जो हमारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है वो इन चीज़ों से बचता है। जैसे नदियों की लंबाई आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी अब, इसी तरह से पर्वतों की ऊंचाई को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी अगर आप पर्वत की ऊंचाई याद करना चाहें तो माउंट एवरेस्ट याद कीजिए, साथ में K2 याद कीजिए या कंचनजंगा। तो इसके अलावा आपको किसी पर्वत की ऊंचाई याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है कि कौन किस राज्य में स्थित है। तो इन चीज़ों से आप बचिए। अब हम बात करते हैं उड़ीसा। महेंद्रगिरी 1501 मीटर, और उड़ीसा में एक छोटी पहाड़ी और है जिसे हम कहते हैं गढ़ जात की पहाड़ी। अब इसी उड़ीसा के दक्षिण में आते हैं हम, एक तो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये हमारा जो भी चल रहा है ये पूरा है तमिलनाडु राज्य। आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु। अब इसी नीलगिरी के उत्तर में अब पहाड़ियाँ हैं, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनका क्रम मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले एक पहाड़ी जो पूर्वी घाट में स्थित है, नाम है सिरुमलाई। पहाड़ी का नाम है सिरुमलाई। एक और पहाड़ियाँ हैं इसी तमिलनाडु में, हम बात करें तमिलनाडु राज्य की।
अभी यहाँ मैं मेंशन भी कर दूंगा, सिरुमलाई, पचमलाई। पचमलाई के बाद स्थित है शेवराय। सिरुमलाई, पचमलाई, शेवराय, शेवराय की पहाड़ी। इसके बाद एक और पहाड़ी है जिसका नाम है जावदी पहाड़ी। जावदी पहाड़ी। तो अगर सिरुमलाई से लेकर इन पहाड़ियों का क्रम आपसे पूछा जाता है, राज्य की बात होती तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। कि नीलगिरी के उत्तर में पूर्वी घाट में सबसे पहले सिरुमलाई, सिरुमलाई के उत्तर में है पचमलाई, पचमलाई के उत्तर है शेवराय, और शेवराय के उत्तर में जावदी की पहाड़ी। अब ये तो बात थी तमिलनाडु की। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले है नगारी, नगारी पहाड़ी, नगारी पहाड़ी। नगारी पहाड़ी के बाद हम और आगे चलते हैं। पहाड़ी का नाम है पालकोंडा, पहाड़ी का नाम है पालकोंडा। पालकोंडा के उत्तर में और चलते हैं वेलिकोंडा। पालकोंडा, पालकोंडा के उत्तर में चलते हैं वेलिकोंडा। और वेलिकोंडा के और अगर उत्तर में हम चलें तो वेलिकोंडा के उत्तर में है नल्लामाला। तो ये इस प्रकार से जावदी पहाड़ी से लेकर जो भी पहाड़ियां हैं सब एक ही राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर में स्थित है उड़ीसा। और उड़ीसा की जो हमने बात की, उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम था महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर ऊंचा, और साथ में उड़ीसा में एक पहाड़ी और है जिसका नाम है गढ़ जात की पहाड़ी। तो सवाल बनता है कि प्रायद्वीपीय पठार, अब मैं आपको एक बार दोबारा ये रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिलते हैं नीलगिरी पर। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा। नीलगिरी का ही दूसरा सर्वोच्च शिखर है मकुर्ती। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है अन्नामलाई। इसी अन्नामलाई पर दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है अन्नामुडी। अन्नामुडी की ऊंचाई आप देख लीजिएगा। इसी अन्नामलाई के उत्तर पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी पर स्थित है वेम्बदिशदा। सवाल बना, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी, दूसरा सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा, और प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर है वेम्बदिशदा। नीलगिरी से और कोट्टामलाई तक अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार खत्म। कोट्टामलाई के दक्षिण में इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी को कार्डेमम हिल भी कहा जाता है। इलायची की पहाड़ी से ही एक दक्षिण पश्चिम दिशा में एक श्रृंखला स्थित है इसी के, जिसका नाम है अगस्थमलाई की पहाड़ी। इसी इलायची की पहाड़ी का दक्षिणी भाग कहलाता है नागरकोइल पहाड़ी, और नागरकोइल का अंतिम बिंदु जो कन्याकुमारी में स्थित है वहाँ पर कहते हैं उसे घड़ियाल शैल। घड़ियाल शैल में भारत का दक्षिणी पर्वत स्थित है। उसके बाद हिंद महासागर स्टार्ट होता है जिसे हमने नाम दिया महेंद्र पर्वत। पश्चिमी घाट पर आते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से लेके और कन्याकुमारी तक है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेके और नीलगिरी तक है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के अंतर्गत एक पर्वत शिखर जिसे हमने कालसूबाई कहा है, दूसरा सर्वोच्च शिखर सालेहर, और तीसरा महाबलेश्वर। तो कालसूबाई हो, सालेहर हो या महाबलेश्वर हो, तीनों पर्वत शिखर है महाराष्ट्र में। कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक में सबसे उत्तर में सबसे पहले जो पड़ता है वो पड़ता है कुद्रेमुख, सबसे नॉर्थ में। कुद्रेमुख के दक्षिण में होता है पुष्पगिरी और सबसे दक्षिण में होता है दोदा बेटा। अर्थात सबसे उत्तर में कुद्रेमुख, सेकंड नंबर पर पुष्पगिरी और थर्ड नंबर पर दोदा बेटा। लेकिन अगर जाने तो कि भाई कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर, तो आपका आंसर होगा दोदा बेटा। और आगे आते हैं पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट पर उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर है।
उड़ीसा में एक और पहाड़ी है गड़जात की पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में आते हैं वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ी। सबसे उत्तर में नल्लामाला। जैसे उड़ीसा से हम आंध्र प्रदेश में आए तो नल्लामाला से भी ऊपर एक पहाड़ी और है जिसे हम कहते हैं विशाखापट्टनम। नल्लामाला के उत्तर में एक श्रृंखला और है पहाड़ी जिसे हम कहते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ये मैंने लिख दिया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के नीचे नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ी। ये तो बात कर रहे थे हम आंध्र प्रदेश की। नगारी पहाड़ी के दक्षिण में है जावदी, और जावदी से लेके और नीलगिरी तक सब तमिलनाडु में। जावदी के दक्षिण में शेवराय, शेवराय के दक्षिण में पचमलाई, और उसके दक्षिण में सिरुमलाई। उसके बाद होता है हमारा नीलगिरी। पश्चिमी घाट की लंबाई अधिक है जबकि पूर्वी घाट की लंबाई कम है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है जबकि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में नीचा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों श्रृंखलाओं को घाट कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों श्रृंखलाओं में सीढ़ीनुमा घाट पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्से में सीढ़ीनुमा स्टेप बनी हुई है, इसलिए हमने इसको घाट कहा। और कुछ ऐसी ही संरचना हमको पूर्वी घाट में भी दिखाई देती है, तो इसलिए हमने इनको घाट कहा। जबकि पश्चिमी घाट एक पर्वत को उदाहरण ना होकर एक पर्वतीय कगार का उदाहरण है। तो कल हम और बातें यहाँ करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार ले सकते हैं। राशिद जी, सर आप इनको याद कैसे रख लेते हो? देखिए, याद रखी जाएंगी। आप लोगों को अगर याद नहीं रखेंगे तो कैसे इन सारी अच्छी बातों से अवगत कराया जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कल दोबारा आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में। तैयार होके आइए।